आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 12 रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक क्या होता है। इससे पहले हमने उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण का वर्गीकरण किए थे दो तरह से, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक क्रियाविधि के आधार पर। ठीक है, आज हम जानेंगे उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा देते हैं। वह स्वयं तो उत्प्रेरक नहीं होते हैं, पर उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा देते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक ना हो लेकिन उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दें, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस H2, यहाँ पे आयरन है, बनाता है 2NH3, यहाँ पे मॉलिब्डेनम। ये जो क्रिया होती है N2 प्लस 3H2, तो ये जो है आयरन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब इस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। पर ये जो मॉलिब्डेनम है यह इस पे असर नहीं करेगा, इस अभिक्रिया के वेग पर कोई असर नहीं करेगा, यह इस पे अपना प्रभाव डालेगा। मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिब्डेनम जो हुआ वह उत्प्रेरक वर्धक हो गया। यह स्वयं उत्प्रेरक नहीं है, पर उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक ना हो लेकिन उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दें, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें निकिल की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और यहाँ पर टेल्यूरियम ये बनाएगा वेजिटेबल घी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निकिल जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और जो टेल्यूरियम है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है। मतलब निकिल की क्षमता को टेल्यूरियम क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये आपको याद रखना कि जो रिएक्शन में उत्प्रेरक वर्धक होते हैं उसको पूछा जाए, जैसे कि N2 प्लस 3H2, यहाँ पे F दे देगा 2NH3, और यहाँ पे A B चाहिए X करके पूछेगा यहाँ पे कौन सा वर्धक होता है, तो आपको क्रिया याद होनी चाहिए कौन सा वर्धक होता है, तो मॉलिब्डेनम। इसमें अगर यहाँ पे X कर दिया, पूछेगा X क्या होता है, तो टेल्यूरियम। ठीक है, तो वही हो गया उत्प्रेरक वर्धक का। ये सब क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाएंगे, न कि अभिक्रिया को स्टार्ट करेंगे, चाहे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगला हमारा है उत्प्रेरक बेस। बेस मतलब जहर, पॉइजन जिसको बोलते हैं। उत्प्रेरक बेस क्या करता है, यह अभिक्रिया ये भी स्वयं अपने आप को उत्प्रेरक नहीं होता है, पर उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है या नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को या क्रिया को घटा दे या फिर नष्ट कर दें, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक बेस। नाम से लग रहा है, देखिए उत्प्रेरक बेस यानी ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है या नष्ट कर देता है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक बेस। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे हो गया प्लेटिनम, यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे 2SO3। अब यहाँ पे क्या किया, यह प्लेटिनम जो है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये देखिए मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, मैक्सिमम जो चीज़ें होती है ऊपर जो लिखी रहती है तीर के ऊपर, जैसे यहाँ केवल उत्प्रेरण की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला उत्प्रेरक होता है, नीचे वाला या तो उत्प्रेरक वर्धक होगा या तो उत्प्रेरक बेस होगा। तो यहाँ पे ये जो है उत्प्रेरक बेस का कार्य करता है, प्लेटिनम जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, बार बार ये मत कभी ये सोच लीजिएगा कि उत्प्रेरक की क्षमता मतलब कि अभिक्रिया के वेग को नष्ट कर दे या कम कर दे, ऐसा नहीं। ये जो उत्प्रेरक बेस होता है वो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट या कम कर देता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे उत्प्रेरक बेस। ये आपका उत्प्रेरक हो गया, ये आपका उत्प्रेरक बेस हो गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2, यहाँ पे पहले देखे थे H2S 2NH3। ठीक है, यह थोड़ा कॉमन है। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनती है, यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, आयरन।
यहाँ पे H2S किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक 20 का प्रयोग कर रहा है, इसकी क्षमता को घटा देगा। लेकिन अगर इसके जगह मॉलिक्यूलिनम का प्रयोग कर दें तो यह उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। ये एग्जाम्पल दोनों में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे H2S रहेगा, यह उत्प्रेरक 20 का काम कर रहा है, जबकि मॉलिक्यूलिनम क्या था, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ठीक है, तो आपको इतना जानना है कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्षमता को घटा या नष्ट कर देते हैं उसे उत्प्रेरक विश्व। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संगमक। संगमक क्या होते हैं, देखो यहाँ से संगमक का मतलब होता है मंद, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मंद करते हैं, धीरे करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं संगमक। ठीक है, वे पदार्थ जो क्रिया के वेग को क्या कर दें, मंद कर दें, उसे बोलते हैं संगमक। जैसे कि ग्लिसरीन और एसिटामाइड की उपस्थिति में H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का अपघटन जो होता है वह धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं संगमक। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मंद कर देते हैं उसे संगमक कहते हैं। जैसे कि ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, एसिटामाइड और क्या करेगा, ग्लिसरीन हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की क्रिया को मंद कर देगा। इस तरह से एसिटामाइड और ग्लिसरीन किसका काम करेंगे, संगमक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि उत्प्रेरकों का सामान्य लक्षण। उत्प्रेरकों का सामान्य लक्षण। ठीक है, नंबर 1, जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी मात्रा या रासायनिक संगठन क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि कोई क्रिया को बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, उत्प्रेरक का काम यही होता है, पीछे आप पढ़े होंगे कि या तो क्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा, परिवर्तित मतलब या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक का सबसे पहला कार्य है कि जो इसकी मात्रा होता है, यानी जो भी उत्प्रेरक उस क्रिया में भाग लेगा, अब क्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा तो उसकी मात्रा और उसका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं किसी के साथ क्रिया किया या क्रिया के वेग को बढ़ाया चाहे घटाया तो उसकी मात्रा या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो उत्प्रेरक होती है उसकी मात्रा और रासायनिक संगठन क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, दूसरा है उत्प्रेरक की जो अल्प मात्रा है या क्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कोई भी उत्प्रेरक है, ठीक है, उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा या क्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें अगला पॉइंट में कि उत्प्रेरक जो होता है उसका कार्य विशिष्ट होता है। मतलब अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक जिम्मेदार होता है उस क्रिया को परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, फिर आगे जो है वह उत्प्रेरक जो होता है वह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो उत्प्रेरक होता है तो वह उत्पाद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। मतलब कि कोई चीज़ बन रही है, मतलब दो चीज़ें मान लो ए बी सी मिल करके सी बना रहे हैं, तो सी के रासायनिक संगठन में या बनावट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेगा। ये हो गया हमारा क्या, उत्प्रेरकों का सामान्य लक्षण। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो उत्प्रेरक हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। फिर भी उसको समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। उत्प्रेरण के सिद्धांत में है कि जो भी अभिक्रिया होती है उसमें हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रिया परिवर्तित होती है, इसी को जानने के लिए कुछ सिद्धांत दिया गया है, जिसको हम देखते हैं। पहला होता है माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिकों का
तीसरा होता है इसमें अधिशोषण का सिद्धांत, अधिशोषण का सिद्धांत। तीसरा होता है आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्प्रेरक का प्रयोग करने से क्रिया किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसके बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत, अधिशोषण का सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। बारी बारी हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो उत्प्रेरक होता है सबसे पहले अभिकारक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, फिर वो जो माध्यमिक यौगिक है अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करके उत्प्रेरक को अलग कर देता है। एग्जाम्पल बताएंगे, देखिए फिर से सुन लीजिए। होता क्या है कि जो उत्प्रेरक होता है तो पहले अभिकारक से क्रिया करता है और उससे क्रिया करके क्या करता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। फिर जो माध्यमिक यौगिक बना वो दूसरे उसी पदार्थ के दूसरे अणु से क्रिया करके उत्प्रेरक को अलग कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दो यौगिक हैं, ए है वह AB और C, और उत्प्रेरक जो है यक्स। AB और C जो है यह अभिकारक है और यक्स जो है उत्प्रेरक है। तो क्या करेगा? सबसे पहले ये उत्प्रेरक होगा पहले अभिकारक से क्रिया करेगा, यानी AB प्लस यक्स। ठीक है, बनाएंगे AX प्लस B। ठीक, इसको हम बोलेंगे माध्यमिक यौगिक। ठीक है, हमने क्या बताया था कि उत्प्रेरक सबसे पहले अभिकारक से क्रिया करता है तो बनाता है माध्यमिक यौगिक, और यह माध्यमिक यौगिक पुनः दूसरे अभिकारक से, मतलब कि AX प्लस C क्रिया करेंगे, बनाएगा AC प्लस X। तो माध्यमिक यौगिक पुनः दूसरे अभिकारक से क्रिया करता है, मतलब C से क्रिया करता है, तो वह उत्प्रेरक को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ये माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम समझ लेते हैं और उदाहरण से, एथिल अल्कोहल का क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2C2H5OH। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 140 डिग्री पर क्रिया होती है इसकी, बनाता है C2H5O, C2H5 प्लस H2। ठीक है, ये आपका है। इसका हमें माध्यमिक यौगिक के हिसाब से समझना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऊपर है यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। H2SO4 किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। ये सबसे पहले वाले से, यानी इसके दो अणु है तो पहले वाले से, इसको हम ऐसे दो बार भी लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, C2H5OH दो बार हो गए। ये पहले वाले से पहले क्रिया करेगा, तो यानी कि C2H5OH पहले वाले से क्रिया किया, H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5HSO4 प्लस H2। ठीक है, एसिड हाइड्रोजन सल्फेट। अब यह क्या हो गया? हमारा माध्यमिक यौगिक हो गया। अब यह माध्यमिक यौगिक दूसरे से, मतलब इस वाले से क्रिया करेगा, तो ये लिखोगे C2H5HSO4 प्लस, इससे क्रिया कराइए C2H5OH। दूसरे वाले से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यही चीज बना देगा, C2H5 प्लस H2SO4। देख लीजिए, हमने बताया क्या था कि जो उत्प्रेरक होता है पहले अभिकारक से क्रिया करता है। पहले यानी दो अगर अभिकारक है तो पहले वाले से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाएगा। इसमें देखिए H2SO4 जो है वह पहले वाले से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाया। फिर बताया था कि माध्यमिक यौगिक पुनः दूसरे अणु से क्रिया करके क्या बनाता है? बनाता क्या है? उत्प्रेरक को अलग कर देता है। तो यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है दूसरे वाले से क्रिया करके ईथर बनाया, और ईथर को बना के क्या किया? H2SO4 पहले था उत्प्रेरक, उसको अलग कर दिया। यही आपका है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल आपको PDF के माध्यम से मिलेगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत
अधिशोषण का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, अधिशोषण होता है, अवशोषण होता है। मान लेते हैं कोई ये पदार्थ है, कोई दूसरा पदार्थ अगर इसके अंदर घुस जाता है उसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। लेकिन कोई दूसरा पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ या पहले पदार्थ पे आकर के उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अधिशोषण। दो चीज़ें आपको समझना है, आगे इसका तीसरा जो टॉपिक है उसमें बताया जाएगा। अगर कोई भी पदार्थ, एक तो देख लीजिए ये पदार्थ, अगर कोई पदार्थ आ करके इसमें घुस जाता है, अंदर तक चला जाता है, उसको बोलते हैं अवशोषण। अगर उसके बाहरी सतह पे इकट्ठा हो जाता है, अंदर नहीं घुसता, तो उसको बोलते हैं अधिशोषण। तो आपको यह समझना। अधिशोषण का सिद्धांत में क्या है कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनके चारों तरफ फ्री संयोजकता होती है। फ्री का मतलब समझ रहे, मुक्त संयोजकता होती है। कोई भी ठोस उत्प्रेरक होता है तो उसके चारों तरफ मुक्त संयोजकताएं होती है। तो मुक्त संयोजकता के चारों ओर, ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक के अणु आ करके इकट्ठा होते जाते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, छोड़ो, कोई भी मान लो ए है, यहाँ पे यक्स है, या बना रहा है सी। ये जब इसमें कैसे क्रिया का वेग परिवर्तित होता है, ये कोई ठोस उत्प्रेरक है। जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसके चारों ओर क्या होता है? फ्री संयोजकता होती है। जैसे कि निकिल है, इसके चारों तरफ मुक्त संयोजकता होती है। यह उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी ठोस उत्प्रेरक के चारों ओर मुक्त संयोजकता होती है, जिससे क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु हैं इसके ऊपर आके अधिशोषित होते रहते हैं। अधिशोषित का मतलब बताएं, इसके ऊपर आके इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होंगे तो अभिकारकों के अणुओं की संख्या बढ़ेगा। जब अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ेगा तो उसमें टक्कर होगी, और जब टक्कर होगा तो जानते हैं कि क्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है अधिशोषण के सिद्धांत के। ठोस उत्प्रेरक के चारों तरफ मुक्त संयोजकताएं होती हैं, और मुक्त संयोजकताओं के ऊपर आके अभिकारक के अणु इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे कि अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तब क्रिया का वेग ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका उदाहरण। फिर है आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत, तीसरा वाला, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। इसमें भी उसी तरह से है, पहले जैसा ही है, मतलब दोनों को साथ में लेकर चलना है, माध्यमिक का और अधिशोषण का। ज़्यादातर इसमें अधिशोषण का मिलेगा। उसी तरह सेम होगा कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उसकी चारों तरफ फ्री संयोजकताएं होती हैं, जिसकी वजह से अभिकारक अणु उस पर आके अधिशोषित होते हैं, जिससे क्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सरे का विश्लेषण किया जाता है। एक्सरे का ये पता चलता है कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उसकी सतह चिकनी ना होकर के खुरदरी होती है, ठीक है। खुरदरी का मतलब कि कहीं जैसे मान लीजिए ये है तो ऐसे ही उसका कोना मिल जाएगा, या फिर कोई टूटा फूटा रहेगा। ऐसे मान लो कोई ठोस उत्प्रेरक है तो उसके चारों ओर अगर एक्सरे विश्लेषण से यह पाया गया कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह उनकी सतह चिकना ना होकर के खुरदरा होता है, जिससे कोना प्राप्त होता है। तो कोनों पे जो होते हैं मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं। मतलब कि यहाँ कोना हो गया, मान लीजिए निकिल का है, यहाँ पे क्या होंगी, संयोजकता कम होगी, यहाँ पे कम होगी, पर ये कोनों पे ज़्यादा होती है। एक्सरे विश्लेषण से यह पाया गया है कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनकी सतह चिकनी ना होकर के खुरदरी होती है, जिससे क्या होता है, उनके खुरदरे स्थानों पर क्या होता है, फ्री संयोजकता अधिक होती है। फ्री संयोजकता अधिक होने की वजह से अभिकारक अणु अधिक अधिशोषित होते हैं। अधिक अधिशोषित होने की वजह से उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से अणुओं में आपस में क्या होगा, टक्कर होगा। और जब टक्कर होगा तो भाई जानते हो कि कोई भी अणु आपस में टकराएंगे तो क्रिया का वेग परिवर्तित हो गया, बढ़ जाएगा। इस तरह से पता चलता है कि उत्प्रेरक का प्रयोग करने से किस प्रकार क्रिया का वेग परिवर्तित होता है, ठीक है। 3 सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत को बता दिए। माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत, अधिशोषण का सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत, ठीक है। और सारे जो एग्जाम्पल होंगे आपको PDF के माध्यम से जो नोट्स मिलेगा उसमें सारी चीज़ें पूरे डिटेल में हैं। चलिए आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण। अगला हमारा टॉपिक है
एंजाइम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपक्रिया का वेग का बढ़ना। एंजाइम का मतलब क्या हुआ, एंजाइम की उपस्थिति में अपक्रिया का वेग जो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब अपक्रिया का वेग का परिवर्तित होना किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एंजाइम क्या होता है भाई। एंजाइम जिस प्रकार से बाहरी पदार्थ होते हैं वो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब अपक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। उसी प्रकार जीवधारियों के, जीवधारी का मतलब कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है जिसके अंदर सांस चलती हो, जीव हो, तो जीवधारियों के अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अपक्रियाओं के वेग को, शरीर में जो अपक्रिया होती है उसके वेग को परिवर्तित करते रहते हैं। उसी पदार्थों को हम एंजाइम बोलते हैं। तो प्रेरक में क्या था कि वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, बाहरी पदार्थ। लेकिन एंजाइम में क्या कहोगे, ये क्या कहोगे कि आंतरिक पदार्थ, वे आंतरिक पदार्थ जो जीवधारियों में पाए जाने वाली क्रियाओं को या होने वाली अपक्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि एंजाइम क्या होता है। यह जो होता है प्रोटीन निर्मित होता है, उच्च अणु भार वाला नाइट्रोजन पदार्थ होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो अपक्रिया का शरीर के अंदर, यानी कि जीवधारियों के शरीर के अंदर जो अपक्रियाएँ होती है उसके वेग को परिवर्तित करना। ठीक है, इसका जो अनुकूलतम पीएच होता है वो होता है 5 से 7, यानी कि थोड़ा सा हम आगे हेडिंग से समझ लेते हैं। एंजाइम के लक्षण, एंजाइम के लक्षण। ठीक है, पहला चीज़ है कि जो ये होते हैं प्रोटीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन से भी युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये जो होता है वह जीवधारियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन से बना होता है, इसको बता ही दिए। फिर क्या होता है, पैरामैग्निक किरणों से जो एंजाइम होती हैं अपनी क्रियाशीलता, मतलब उनकी जो क्रियाशीलता होती है एंजाइम की, वो प्रभावित होती है। फिर इनके लिए जो पीएच होता है, यानी किस पे अच्छे से काम करेंगे, वो 5 से 7 पीएच पर यह एंजाइम जो होती है बहुत अच्छे से क्रिया करती हैं। मतलब इनके लिए अनुकूलतम जो पीएच होता है 5 से 7 होता है। ठीक है, और इनके लिए जो ताप होता है वो 25 से 37 डिग्री, 25 से 37 डिग्री से अच्छा इनका काम होता है। ठीक है, तो एंजाइम के लक्षण में इतना ही है कि यह प्रोटीन से बना होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये कहाँ होता है, जीवधारियों की कोशिकाओं के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है कि जीवधारी के शरीर में जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करना, कम करना या चलाना। ठीक है, कुछ उदाहरण जैसे हैं, जैसे C12 H22 O11 प्लस H2O, इसमें इन्वर्टेज होता है। ठीक है, इन्वर्टेज कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में। ईस्ट जो एक तरह का जीव होता है उसमें इन्वर्टेज क्या करता है, इसको चीनी को ग्लूकोज में तोड़ देता है और फ्रक्टोज में C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो और सारे उदाहरण है, आप देख लीजिएगा इसको अपने से। चलिए आगे चलते हैं हम। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एंजाइम होता है पहले क्या करता है, एंजाइम जो है वो अभिकारक, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट और ई से एंजाइम। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब क्या हो गया, अभिकारक। जो एंजाइम होता है सबसे पहले क्या करता है, अभिकारक से क्रिया करता है, तो बना देता है सक्रियत संकर, बनाता है ES, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट। कॉम्प्लेक्स समझिए, कॉम्प्लेक्स बनाता है, E और S का कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर क्या होता है कि ES जो होता है फिर इसके बाद एंजाइम में चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसका क्रियाविधि में है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ES, और जो ES है फिर क्या करेगा, उत्प्रेरक को तो अलग कर देगा जो पहले था और नया कोई प्रोडक्ट बना देगा। इस तरह से इसकी क्रियाविधि है। और चीज़ें आप पढ़ लेंगे।
अब आगे है आपका टॉपिक स एंजाइम। स एंजाइम क्या होता है? ये देखिए एंजाइम नहीं होता है पर एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, यह भी प्रोटीन से बना होता है, उत्प्रेरक भी प्रोटीन से बना, एंजाइम भी प्रोटीन से बना होता है और स एंजाइम भी प्रोटीन से बना होता है। पर एंजाइम क्या करता है कि अपक्रिया जो शरीर के अंदर होने वाली अपक्रिया उसको परिवर्तित करता है, और जो स एंजाइम होता है वह अपक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं करके बल्कि एंजाइम की क्रियाशीलता को परिवर्तित करता है। तो स एंजाइम किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं या परिवर्तित करते हैं उसे हम बोलते हैं स एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम यानी आपका 3 उत्प्रेरण वाला टॉपिक पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त होता है। अगले में मिलेंगे तो बताएंगे कोलाइडी अवस्था। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अंत तक आप लोगों का बने रहना। धन्यवाद।